तो ट्रक का स्टीयरिंग व्हील बड़ा होगा, है ना, देखा होगा ना। ट्रक का बड़ा स्टीयरिंग व्हील होता है, उसको अगर घुमाना है उसको, तो क्योंकि ट्रक इज हैवी और टायर नीचे फ्रिक्शन भी उसको ज्यादा मिल रही है, तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा चाहिए घुमाने के लिए। जैसे जैसे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया, मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ गई, उतनी फोर्स नहीं चेंज हो रही, फोर्स आप उतनी लगा रहे हो। इसलिए जब भी आप डोर खोलते हो तो हैंडल इसलिए कहां लगाया होता है, एक्सट्रीम एंड पे लगाया होता है हिंजेस से। जो हिंज है, हिंज मतलब वो कब्जे जो होते हैं, हिंज लगाया तो हिंज के बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है और यहां से आप डोर ऐसे खोलते हो, है ना, दूर लगाया होता है। कई बच्चे कहते हैं बिल्कुल टिप पे क्यों लगा दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया से होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे, चैप्टर फोर्स जो है, चैप्टर 1 फोर्स, और इस मॉड्यूल का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर आपको याद हो तो पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका मतलब क्या है, ये जानने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जब आप घर में डोर खोलते हो तो आपने देखना जो हिंज होती है और जो डोर का हैंडल होता है उसके बीच में काफी डिस्टेंस होता है, मतलब बाहर वाली बिल्कुल थोड़ी सी बाहर ही जाके उसको लगाते हैं, किसको, हैंडल को, जिससे आपने डोर खोलना है ना। तो ऐसा क्यों है। आपने ये भी देखा होगा कि जब टायर पंचर होता है तो टायर खोलने वाला जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है, वो एक लंबा स्पैनर लेता है और उससे खोलता है टायर के नट, है ना। छोटे वाले से क्यों नहीं खोलता, वो हाथ से क्यों नहीं खोलता, हाथ से भी खोल सकता है, जोर तो उतना ही है, उसके बाद दूर लगाएगा तब भी उसके बाजू में उतना जोर है, पास में भी उतना जोर है। आप बोल सकते हो कि ठीक है यार, उंगलियों से जोर इतना लगेगा नहीं, फिर भी जितना लंबा हैंडल होगा उतने आसानी से खुल भी जाता है वो, है ना। आपने बाइसाइकिल के केस में भी देखा है कि जो चेन चढ़ी होती है, आपको पता है एक पीछे एक जैसे गियर होता है वैसे एक आगे होता है बड़ा, है ना। तो जो उसका हैंडल होता है, जो पैडल होता है, वो बड़ा टॉप पे लगाया होता है, लंबी सी एक रॉड होती है और उसके बाहर लगाया होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इन सारी चीजों का आंसर हमें यहां से मिलेगा, जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। पहले तो यह है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आता है रोटेशनल मोशन से, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन में जैसे हमने बताया कि ट्रांसलेशनल ये होता है, रोटेशनल ये होता है, तो रोटेशन मोशन है ना, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम यहां पे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी थी, ये प्लेन में पड़ी हुई है ना, प्लेन में है एक बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहां पे मैंने क्या किया, कोई कील लगा दिया और इसको फिक्स कर दिया और ऐसे लगाया कि ये इजिली घूम सके, ठीक है। फिर मैंने क्या किया इसके ऊपर फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई इसको, ये एफ फोर्स लगाई इसको, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका नाम ओ रख देता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम जहां पे फोर्स लगी इसका नाम मैं पी रख देता हूं, और ये फोर्स लगाई हमने इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि ये फोर्स इस लाइन में लग रही है, हमारे को पता है, आप भी देख के बता सकते हो कि ये बॉडी कैसी घूमेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बता दूं, क्लॉक की डायरेक्शन कौन सी होती है, ऐसे ऐसे बजता है, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो ये वाला जो ऑर्डर है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, है ना। और इससे उल्टा अगर होगा तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो हमें देखने से साफ पता चल रहा है कि इसकी वजह से ये बॉडी ऐसे घूमेगी। तो बताओ कौन सा वाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि क्लॉक ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब इसका जो घूमना, यही फोर्स यहां पे भी लग सकती थी, यही फोर्स यहां पे भी लग सकती थी, सेम फोर्स मैं पैरेलल में लगा रहा हूं, यही फोर्स मैंने 3 जगह लगाई, तो क्या ये बराबर रेट से घूमेगी, यही हमने देखना। तो एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और वो होती क्या है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, अप्लाइड, एंड
the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करिए? ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट से अगर आप एक स्लाई लोगे और इसमें यहां से उस स्लाई को डालोगे तो उससे क्या होगा? उसके विद रिस्पेक्ट टू घूमेगी, स्लाई नहीं घूमेगी। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को जिसके विद रिस्पेक्ट टू घूमती है इसको कहते हैं पीवट। ठीक है, और पीवट पॉइंट से क्या पास करती है? आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पास करती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट है? एक तो फोर्स का प्रोडक्ट है जो अप्लाई किया आपने, वो ये है एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तीन जगह अगर आप लगा रहे हो, ये जो लाइन मैंने डॉट 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 बनाई है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है? यहां से। क्या अगर लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस आप कई बोलते हैं ऐसे ले लेते हैं डिस्टेंस, कोई बोलेगा ऐसे लेते हैं, नो ये डिस्टेंस नहीं है। आपने क्या करना है? जो आपका पीवट पॉइंट है, पीवट पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब ये देखो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और यही डिस्टेंस जो है ना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लिए, अगर आप फोर्स इधर लगाओ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप इधर फोर्स लगाओ तो ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप इधर फोर्स लगाओ तो यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो शॉर्टेस्ट भी होगा, वो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क भी कहते हैं, और किसके बराबर आ जाएगी? इसको लिख सकते हैं एफ और साथ में आर। ये नीचे परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, आर परपेंडिकुलर के लिए, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट पॉइंट या फिर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा, अब यहां पे देखो पीवट पॉइंट की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो पीवट पॉइंट क्या होता है? ठीक है, पीवट पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे लिखता हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी? कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पता भी होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है क्या कि जब भी बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है, तो पीवट पॉइंट का कोई मोशन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन द बॉडी रोटेट्स pivot point is at rest। तो pivot point रेस्ट पे ही रहता है। कब? अगर बॉडी रोटेट करती है तो pivot point रेस्ट पे होगा। सेकंड ये है कि अगर सोचो मैं ये फोर्स यहां लगाता ए इधर, तो ये फोर्स तो pivot point पे लग गई, और pivot point पे अगर फोर्स लगे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? वो तो जीरो आएगा, क्योंकि देखो यहां फोर्स लगाया तो ये डिस्टेंस था, यहां फोर्स लगाया तो ये डिस्टेंस था, यहां फोर्स लगाई तो ये डिस्टेंस था। तो ऐसे करते करते अगर फोर्स pivot point पे की तरफ को लगी, जैसे इधर को लगा दिया आपने या इधर को लगा दी, pivot point की तरफ को अगर फोर्स लगाओगे तो मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो आएगा। तो यहां पे लिखेंगे इफ फोर्स is applied along the pivot point, then the
मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं कि अगर पिवट पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में कहीं भी आ जाता है, कहां पे आ जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में, तो टोटल जो मोमेंट होगी वो जीरो होगी। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इफ पिवट lie on the line of action of force, then the moment of force becomes zero। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो बन जाए। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि पिवट पॉइंट क्या होता है, पिवट पॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बड़ी जरूरी है। ऐसे ही अगर आपको एक्सिस रोटेशन की प्रॉपर्टी पूछे तो वो भी यही है। ठीक है, तो एक और भी लिखने को लिख सकते हो। ठीक है, इट इज अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच, विद रिस्पेक्ट टू मतलब जिसके हिसाब से, उसके रेफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू विच अ बॉडी रोटेट्स, जिसके विद रिस्पेक्ट टू कोई बॉडी रोटेट करती है, उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मैटर कर रहा है। ये चीज कितनी मैटर करती है कि आपने पिवट पॉइंट से कितनी दूर फोर्स लगाई है। अब ये डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाँ एक और चीज, कई बार ना मोमेंट ऑफ फोर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको कहते हैं इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा, कई बार जो टॉर्क का सिंबल है ना, टॉर्क, उसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ये ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं टॉ। क्या कहते हैं, टॉ, TAU, टॉ। ठीक है, तो टॉर्क को जब मोमेंट ऑफ फोर्स को इससे भी डिनोट करते हैं, तो ये भी याद रखें। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोग साथ में बने हुए हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर आता है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। किन फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप फॉर्मूले को देखो तो मोमेंट ऑफ फोर्स केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे डिपेंड करता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट में बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है, कहां से लेना है और कहां तक का डिस्टेंस है, ये बड़ा जरूरी है जब भी आप निकालोगे ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होगी हमेशा, और कहां से, पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस है। जब भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी बस यही चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स आपने अप्लाई की है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो टॉर्क भी ज्यादा होगी, टॉर्क भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगी अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे। और सेकंड क्या आएगा आपके पास, मैं शॉर्ट में अभी लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता है कहां के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ध्यान से देखिए, इस बॉडी को मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो इतना छोटा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लेते, एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो फोर्स आपने लगाई ना, ये फोर्स लगाई 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन, तीनों जगह आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई। ठीक है, अब तीनों जगह आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर आ रहा है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो कोई बात नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए आ रहा है आपके पास 2 मीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 3 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं।
तो केस ए में मान लेते हैं, केस ए में मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी आएगी, 5 न्यूटन जो कि फोर्स है, इंटू 1 मीटर। तो कितना आंसर आया, 5 न्यूटन मीटर आया। फिर हम बी पार्ट में क्या करते हैं, वही 5 न्यूटन, फोर्स मैंने कांस्टेंट रखी है बट डिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया 2 मीटर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी आई, 10 न्यूटन मीटर। अगर सी पार्ट में देखें, अगर हमने 5 न्यूटन ही फोर्स लगाई है और कितने पे लगाई है, 3 मीटर पे लगाई है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी आई, 15 न्यूटन मीटर। तो ज्यादा कब है, जैसे जैसे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ गई, उतनी फोर्स नहीं चेंज हो रही, फोर्स आप उतनी लगा रहे हो। इसलिए जब भी आप डोर खोलते हो तो हैंडल इसलिए कहां लगाया होता है, एक्सट्रीम एंड पे लगाया होता है, हिंज से। जो हिंज है, हिंज मतलब वो कब्जे जो होते हैं, हिंज लगाए तो हिंज के बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है और यहां से आप डोर ऐसे खोलते हो, है ना, दूर लगाया होता है। कई बच्चे कहते हैं बिल्कुल टिप पे क्यों लगा दिया, अरे बिल्कुल टिप पे नट नहीं लगते, वहां से टूट भी सकता है और निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा अंदर लगाते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अच्छा, फोर्स की बात करें, मान लीजिए आपने 1 मीटर पे लगाया, मान लीजिए आपने 1 मीटर पे लगाया, पहले 5 न्यूटन लगा दिया, फिर 10 न्यूटन लगा दिया, फिर 15 न्यूटन लगा दिया, है ना। तो अब आपने डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन फोर्स बढ़ाते गए, है ना। तो उससे भी मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगी, आपको पता है ना। वो आप एग्जांपल देके कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर ही रखा, पहले फोर्स लगाई 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। अब आपने क्या किया, फोर्स बढ़ा दी, फोर्स 15 न्यूटन लगा दी, है ना, लेकिन उसी जगह पे लगाई जहां पे पहले लगा रहे थे। तो कितना आ गया आपके पास, ये तो 2 मीटर ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ये है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है डिस्टेंस कांस्टेंट है और फोर्स बढ़ा रहे हो तब भी मोमेंट बढ़ेगी, अगर फोर्स कांस्टेंट है और डिस्टेंस बढ़ा रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब भी मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, देखिए हमारी बाजू में ताकत तो लिमिटेड ही है, हम नहीं चाहते हम फोर्स ज्यादा लगाएं, हम चाहते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ज्यादा कर दें, वो ज्यादा इजी ऑप्शन है हमारे लिए, है ना। क्योंकि हमारी लिमिट है, मशीन की लिमिट है, किसी भी चीज की उसकी लिमिट है कि वो इतनी पावर दे सकती है या इतनी फोर्स लगा सकती है, इसलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं। डिस्टेंस बढ़ाना हमारे लिए ईजी है, ठीक है। यहां तक आपको पूरा समझ आया होगा, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो भी हो सकती है, वो कब कब होगी, ठीक है। एक कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी, पर मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। तो आगे आता हमारे पास कंडीशन फॉर जीरो मोमेंट। तो जीरो मोमेंट की कंडीशन देखनी है हमने, ठीक। एक तो बड़ा ट्रिवियल सा केस है, आपको पता है फोर्स ही नहीं लगाई, तो बिना फोर्स लगाए तो घूमेगा नहीं। तो पहली कंडीशन आ गई आपके पास, नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो अभी मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला, T इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना, फोर्स की नहीं, नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब ऐसा हो सकता है 2-3 फोर्स ही लगाई है लेकिन वो कैंसल आउट कर रही है एक दूसरे को। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तब भी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो जीरो ही होगी, है ना। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, इफ आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो। अब आपने फोर्स इस तरीके से लगाई है कि आर परपेंडिकुलर ही जीरो है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। और ये कब होता है, ये कब होता है, व्हेन द पिवट और द एक्सिस ऑफ रोटेशन lie on the line of action of force। अगर जो पिवट पॉइंट है, जो एक्सिस रोटेशन है, किस लाइन में आ जाए, जिस लाइन के अलोंग आपने फोर्स लगाई है, तो आर परपेंडिकुलर जीरो होगा और मोमेंट भी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपके पास एक रॉड है,
ये रॉड है और ये हॉरिजॉन्टली ऐसे पड़ी है, यहां पे इसका पिवट पॉइंट है, ओ पॉइंट पिवट पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक फोर्स यहां को लगाई ऐसे करके, ये फोर्स लगाई, एक फोर्स ऐसे लगाई ऐसे करके, ये फोर्स लगाई। ये फोर्स को अगर हम बढ़ाएं आगे डॉट 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 करके, तो देखो पिवट पॉइंट कहां आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। या फिर ऐसा करें, इसको बढ़ाएं तो ये भी पिवट की तरफ को लग रही है। ऐसे भी लगा सकते हैं हम फोर्स, ऐसे लगाए, को बोलेगा ऐसे लगाता हूं मैं फोर्स, तो ये भी, ये पॉइंट तीनों केसेस में जो पिवट पॉइंट है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में आ रहा है। इन तीनों केसेस में इसको मैं F1 मान लेता हूं फोर्स, इसको F2, इसको F3। तो यहां पे लिखेंगे फॉर F1, F2, F3 आर परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, देयरफॉर टॉर्क क्या होगी, 0 होगी। तो नेट टॉर्क भी 0 होगी या मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको भी कहते हैं 0 होगी इन तीनों केसेस में। और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं जिसमें क्या हो, नेट टॉर्क 0 होगी, ठीक है। अच्छा, जिसमें अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक फोर्स ऐसे लगाई, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लगाई और दूसरी फोर्स ऐसे लगा दी। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। ये वाली फोर्स इसको ऐसे करके घुमाना चाहेगी और ये वाली फोर्स इसको ऐसे करके घुमाना चाहेगी। तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नेट फोर्स 0 अलोंग द सेम लाइन होनी चाहिए, अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन। ऐसा है जैसे मान लो एक फोर्स यहां लगाता, मैं एक यहां लगाता, तो ये तो ऐसे घूम जाता, फिर तो टॉर्क आ जाती है। इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट है। ये केसेस पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे टॉपिक में बड़े बड़े लेक्चर बनाए मैंने, इसलिए ताकि ये आपको हर चीज समझ आ सके। तो यहां पे देखो ये नेट फोर्स, अब यहां पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस केस में भी मोमेंट क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। टोटल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये दो केस हो गए। तो देखने का मतलब ये टॉर्क 0 होगा जब F 0 होगा, जब R परपेंडिकुलर 0 होगा, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यूनिट देख लेते हैं। हालांकि यूनिट आपने देख ही लिया होगा जब हम थोड़ा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो आगे आता है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट आप देखिए, अब बड़ा ही आसान है, अभी हमने किया था, ठीक है। तो क्या आएगा यूनिट, जो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और जो आर परपेंडिकुलर यूनिट होगा 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, या न्यूटन मीटर। अच्छा, ये तो हो गया एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट है ये, है ना, इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, सीजीएस यूनिट भी होता है इसका, कैसे, तो यहां पे लिखेंगे इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो 1 न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर। सीजीएस सिस्टम में न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डायन। तो 1 न्यूटन कितना हो गया, 10 की पावर 5 डायन। तो 5 डायन हो गया। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बोलो, 10 की पावर 2, है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10 की पावर 7 डायन सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या है, डायन सेंटीमीटर है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 न्यूटन मीटर कितने डायन सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 की पावर 7। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपको, ठीक है जी। तो यूनिट भी हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स का। हमने देख लिया मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पिवट पॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज है, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि यूनिट क्या है। तो देख लिया जाए तो मोटा मोटा हमने कर ही लिया। फिर भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो मतलब न्यूमेरिकल नहीं, एक दो केसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल्स देखोगे, तो कॉमन एग्जांपल में बड़ा आपने ये देखा होगा कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, ये मान लीजिए गाड़ी का स्टीयरिंग है,
ठीक है, तो ऐसे बना देता हूं यार, ये गाड़ी का स्टेयरिंग है। अब गाड़ी का स्टेयरिंग अगर आप देखो तो उसका रेडियस कम होता है ना, गाड़ी छोटी होती है, वेट भी कम होता है गाड़ी का, ठीक है। तो गाड़ी को अगर घुमाना है तो अब ये आपका क्या हो गया, एक्सिस रोटेशन हो गया, और आप क्या करोगे, यहां फोर्स लगाओगे, एक यहां पे, एक हाथ से इधर ऐसे करके घुमाओगे, या इधर को भी घुमा सकते हैं। लेकिन यही अगर आपने स्टेयरिंग व्हील देखा हो किसका, ट्रक का, तो ट्रक का तो बड़ा स्टेयरिंग व्हील होता है, मतलब इसके मुकाबले ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो ट्रक का स्टेयरिंग व्हील बड़ा होगा, है ना, देखा होगा ना। ट्रक का बड़ा स्टेयरिंग व्हील होता है, उसको अगर घुमाना है उसको, तो क्योंकि ट्रक इज हैवी और टायर नीचे फ्रिक्शन भी उसको ज्यादा मिल रही है, तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा चाहिए घुमाने के लिए, इसलिए उसमें स्टीयरिंग व्हील जो होगा वो ज्यादा बड़ा होता है, ताकि ये रेडियस बढ़ जाए और उतनी ही फोर्स से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो, तक घूम जाए वो, है ना। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बाइसाइकिल के केस के में मैंने आपको बताया ही, डोर के केस में आपने देखा हुआ है, ठीक है, ये आपका डोर है, तो है ना, ये आपका डोर है। आप देखो कि ये डोर को घुमाने के लिए यहां पे हैंडल लगा होता है, यहां, है ना, यहां हैंडल लगा होता है। अगर इसको ऐसे खोलना, मान लीजिए इस डायरेक्शन में खोलना है ऐसे, ये हिंज है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस रोटेशन, और डोर को ऐसे करके खोलना, तो आप यहां फोर्स लगाते हो, है ना, यहां फोर्स लगाते हो, ना कि यहां। अब कोई मान लीजिए यहां को फोर्स लगा रहा है ऐसे करके, इसमें ऐसे करके फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो ऐसे फोर्स से खुलेगा नहीं, क्यों, आप पिवट पॉइंट या एक्सिस रोटेशन की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस डायरेक्शन फोर्स लगानी पड़ती है जो इसके परपेंडिकुलर हो, है ना, है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हम डोर को खोलने के लिए, इसलिए क्योंकि यहां पे आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, है कि नहीं। साइकिल के केस में भी आपने देखा है, एक आपको पता है यहां पे छोटा गियर होता है पीछे, जो पिछले टायर पे होता है, और यहां पे एक थोड़ा सा बड़ा होता है जिसके ऊपर चेन लगी होती है, आपको पता है, लगी होती चेन। अब चेन लगी होती है तो यहां पे आप देखो कि जो पैडल है, पैडल यहां लगाया होता है, यहां लगाया होता है पैडल, इतनी बाहर, क्यों, क्योंकि यहां पैडल लगाया तो इतना डिस्टेंस है, तो आपको कम लगाना पड़ेगा जोर। अब कई बोलते हैं बहुत बड़ा लगा दो, बहुत बड़ा कैसे लगा दोगे, बहुत बड़ा लगाओगे तो टांग ऐसे पूरी उठेगी पूरी ऊपर, इतना थोड़ी उठा सकते हो आप टांग, और लिमिट है उसकी भी, है ना। हाँ, क्योंकि उठा के आप टांग ऐसे करके ऊपर उठाओगे और फिर उसको लंबा भी करोगे टांग को ऐसे करके, तो दोनों चीज़ों बराबर होना चाहिए ना, ये नहीं नीचे जाते समय वो इतनी नीचे चला जाए, ऊपर आते समय बिल्कुल आपके कमर तक आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिमिट होती है। और दूसरा, हर एक बंदे की सेम हाइट तो होती नहीं है ना। तो ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसकी जो हमारे को बताते हैं कि क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने से हमारे को जो मोशन में जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आता है ना। चलिए, अब ये यहाँ पे देखा जाए तो थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो, ठीक है। चलिए, आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक तो देखो बड़ा ही जो सीधा सा न्यूमेरिकल है, आपको वैल्यू दिया है और सीधे पुट कर दो। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल्स बेसिकली करने वाले हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो यहां पे लिखते हैं अ डोर हैंडल is at a distance of 60 centimeter from the hinges if a person applies 2 Newton force at the handle
परपेंडिकुलरली फाइंड दी टॉर्क ऑन द डोर। तो डोर के ऊपर कितनी टॉर्क लगेगी। अब देखो इसमें जब भी हम निकाल रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि डोर का मास कितना है वगैरह, है ना, वो चीज़ आई नहीं इसमें। चलिए तो सोल्यूशन क्या, बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो हमारे पास डोर था, ठीक है, ये डोर है और तो क्या बोला, ये तो आपकी एक्सिस रोटेशन आपको पता है, यहां से डोर का हैंडल है और ये हैंडल का डिस्टेंस यहां से कितना है, वो दिया हुआ आपका 60 सेंटीमीटर और फोर्स न्यूटन में दे रखी है। तो हमारी ड्यूटी तो यही है कि हम लोग ऐसे यूनिट में आंसर निकालें। तो सबसे पहले देखते हैं, आर परपेंडिकुलर दिया हुआ हमारे पास, परपेंडिकुलरली लग रहा है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.6 मीटर। और जो फोर्स है वो दी हुई है हमारे पास कितनी 2 न्यूटन। ठीक है, तो टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी बताओ, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2 न्यूटन इंटू 0.6 मीटर, तो आंसर आ गया 1.2 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क लगेगी। ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उसके लिए मैंने अलग मोमेंट बना रखा, अलग मॉड्यूल बना रखा है, तो वहां देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था जैसा कि आपने देखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, तो यहां पे है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो उससे 200 न्यूटन जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स आई, उससे टॉर्क कितनी आई। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स, इफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर फोर्स को 10% बढ़ा दे देन हाउ मच, ब्रैकेट में इन परसेंटेज, दी आर परपेंडिकुलर शुड डिक्रीज टू हैव दी सेम टॉर्क। ध्यान से देखिए, पहले केस में फोर्स 10 न्यूटन लगाई और टॉर्क मिल रही थी आपको 200 न्यूटन मीटर, है ना। अगर फोर्स को इंक्रीज 10% से कर दिया तो इसका 10% कुछ होगा, है ना। वो कह रहा है देन हाउ मच इन परसेंटेज, आर परपेंडिकुलर को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब फोर्स अगर बढ़ा दी तो आर को थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट क्या हो, हमेशा सेम आए। तो अगर इतनी मोमेंट चाहिए और फोर्स बढ़ा दी है, ठीक है, तो बताओ कि डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन डिस्टेंस के लिए भी आ सकता है, फोर्स के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है, ताकि हमारे पास सेम टॉर्क मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो दिया क्या हमारे पास, ये जो पहली फोर्स है ना, इसको मैं F1 लिख लेता हूं जानबूझ के, और टॉर्क कितनी है आपके पास 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, आपको पता है F इंटू आर परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, टॉ के बराबर, और टॉ कितना है 200। तो आर परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर को मैं R1 लिख लेता हूं यार फिलहाल। ठीक है, और F1 इसको F1 लिख देता हूं। ठीक है, आर परपेंडिकुलर आपको पता क्या है आप, तो R1 कितना आ गया आपके पास, इस फॉर्मूले से F1 नीचे जाएगा, तो 200 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय फोर्स कितनी है F1 10 न्यूटन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 मीटर आ गया स्टार्टिंग में। अब वो कह रहा है कि फोर्स को हमने कितने परसेंट बढ़ाया 10%। ठीक है, तो आपको बताओ आर को कितने परसेंट घटाना पड़ेगा ताकि सेम मोमेंट आए 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब F2 किसके बराबर है, F2 किसके बराबर है, वो है F1 प्लस
10% ऑफ F1। ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऑड नंबर में आएगा, इसको 20% ले लेता हूं, ज्यादा बेटर। ठीक है, तो 20% ऑफ F1, मतलब F1 तो था ही, फिर उसको 20% बढ़ा दिया, तो F1 प्लस 20% ऑफ F1, तो ये किसके बराबर आएगा? F1 प्लस 20% निकालना हो तो क्या करते हैं, 20/100 इंटू 100 ऑफ F1, है ना? सॉरी, 20% ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 0.2, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? F1 प्लस 0.2 ऑफ F1, तो F2 किसके बराबर हो गया? F2 हो गया आपके पास 1.2 F1, तो F2 कितना है? F2 कितना है? 1.2 ऑफ F1, और F1 कितना था? 10 न्यूटन, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। ठीक है, अब इसका मतलब नई फोर्स कितनी है? नई फोर्स है 12 न्यूटन है नई फोर्स। ठीक है, ठीक है, अब हमारे को टॉर्क फिर ये चाहिए, और R2 निकाल लो यहां से, तो R2 किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 200 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 12 न्यूटन, तो ये कैंसिल, तो ये कितना बनेगा बोलो? अच्छा, तो इसको 4 के टेबल से करेंगे तो आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 3 मीटर। पहले कितना था? 20, और अब कितना है? 50/3। अब क्या बड़ा है, 20 बड़ा है कि 50/3 बड़ा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको जो मुश्किल न्यूमेरिकल वो करने पड़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 50/3 मीटर बड़ा है कि ये बताओ? 50/3 छोटा है ऑब्वियसली, है ना? 20 आता अगर 60/3 होता, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये कम हो गया, लेकिन हमें बताना कितने परसेंट से कम हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू क्या है? तो परसेंटेज चेंज इन आर कितने परसेंट डिक्रीज किया। अब हमें पता है कि पहले फोर्स ये थी और आर ये था, तो ये मोमेंट आई। अब वो कह रहा फोर्स 12 न्यूटन है, आर ये है, तो तब भी अगर हम मल्टीप्लाई करोगे मोमेंट सेम ही आनी है, सेम आनी है, लेकिन हमें बताना कितने परसेंट चेंज हुआ। तो चेंज देखने के लिए क्या करेंगे? बड़े से छोटा माइनस कर देंगे, 20 माइनस 50 डिवाइड बाय 3, और डिवाइड बाय ऐसे कर दो, R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू 100। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ये तो चेंज आ गया, लेकिन चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? इनिशियल के। तो ये कितना आएगा आपके पास? तो R1 कितना है? 20 माइनस R2 कितना है? 50 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 20, तो ये कितना आ गया? देखिए, ये आ गया आपके पास, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, और 60 माइनस 50 होल डिवाइड बाय 20, तो कितना बन गया? 60 में से 50 के 10, और 10 डिवाइड बाय 23 जा 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6, और इंटू 100 भी है, तो इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितने? 6353। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 50/3। ठीक है, 10/60। ठीक है, और 50/3, तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपके पास? 16.66%। इसको डिवाइड करोगे तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं, किसको फोर्स को, तो आर में कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा? 16.66% उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, फिर ये वीडियो ओवर। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो यार देख लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बोर्ड पे कई बार नहीं पता चलता, लेकिन क्या ना बोलते हैं, मेथड ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मान लीजिए मैं आपको सीधे बताता हूं, यहां पे एक रॉड है और इस रॉड को यहां सेंटर पे पिवट कर दिया, फिक्स है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं कहां पे? इस रॉड की जो लेंथ थी ना टोटल,
वो थी 4 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर और इसका आधा 1 मीटर। अब मान लीजिए फोर्स यहां को लगाई मैंने, ऐसे लगाई फोर्स इस पॉइंट पे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है जी, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल या ये एंगल ले लो, ये एंगल जो है ना, ये है हमारे पास 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है ये एंगल। अब हमारे को, और ये फोर्स कितनी लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब यहां बोलता है फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए सीधे सीधे न्यूमेरिकल तो आप भी कर लोगे, है ना, आप कर लोगे, वैल्यू पुट करनी है वगैरह, ये वो कर लोगे आप। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले वो हमें देखने जरूर, ताकि हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। आप देखिए, मैंने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके ऊपर, यही परपेंडिकुलर है, यही हमारा आर परपेंडिकुलर है, यही आर परपेंडिकुलर है ना, यही आर परपेंडिकुलर है। अब आर परपेंडिकुलर कैसे निकले, फोर्स तो है, आर परपेंडिकुलर निकलेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना है, ये है 1 मीटर, ये 1 मीटर है ना। अगर इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है, तो इसमें देख सकते हैं, इसका नाम दे दो, ओ दे दो, पी दे दो, एन दे दो, तो इसमें लिखेंगे ट्राइंगल ओ पी एन है। ट्राइंगल ओ पी एन में अगर आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ये है, जिसको क्या लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये कितना है 1 मीटर, तो आर परपेंडिकुलर कितना हुआ, आर परपेंडिकुलर हो गया 1 को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 1 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कितना आ गया आंसर 0.5 मीटर आ गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस अब कुछ भी नहीं है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क बोल लो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोल लो, वो किसके बराबर आएगी, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, तो इज इक्वल टू फोर्स 5 न्यूटन है और आर परपेंडिकुलर 0.5 मीटर, तो आंसर आ गया आपके पास 2.5 न्यूटन मीटर। चलो ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है घूमेगा, तो ऐसे ही। ठीक है, तो ये मॉड्यूल यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगी प्रॉब्लम, आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है आप खुद निकाल के देखिए, तभी आपको फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। तो आज क्या पढ़ा हमने, देखिए हमने देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। फिर हमने देखा पिवट पॉइंट क्या होता है, एक्सिस रोटेशन, उसकी प्रॉपर्टी देखी। फिर हमने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होती है ना। फिर हमने देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या है एसआई और सीजीएस सिस्टम में। फिर हमने एग्जाम्पल देखे डेली लाइफ में जहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स की एप्लीकेशन है, और फिर हमने किया न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वीडियो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन समझने के लिए बेस्ट है कि आप डिटेल में पढ़ो, आराम से पढ़ो और खुद पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे देख देख के लिखने से कुछ नहीं होगा, आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। पिछले मॉड्यूल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस अगर आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए, बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो उसका टेलीग्राम में मैं फाइल डाल दूंगा PDF, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।